हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिंदे है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं। मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूं और मैं यहीं उत्तराखंड के ही एक पुलिस स्टेशन में काम करता हूं। आप अगर मेरी पुरानी केस की कहानियां सुने होंगे तो आपको यह पता होगा कि मैंने यहाँ कैसे कैसे रहस्य को सुलझाया है। मैं हमेशा अपने काम को दृढ़ निश्चय होकर करता हूं, क्योंकि एक पुलिस वाले का तो काम ही यही होता है, दोषी को सजा दिलवाना। और मैं ये काम अब तक पूरी निष्ठा से करता आया हूं। ऐसे ही जब मैं एक दिन अपने पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था, तभी एक व्यक्ति का कॉल आया। उनका कहना था कि सर, यहाँ इस जंगल में लाश मिली है, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। तो मैं भी उससे कहने लगा, ठीक है, एड्रेस बताइए कि हमें कहाँ पर आना है। फिर मैं उस आदमी से एड्रेस लेकर हवलदार मुकेश से कहने लगा, मुकेश जीप निकालो, हमें केस की तहकीकात के लिए जाना है। फिर मैं और मुकेश उस जगह पर जाने के लिए निकल पड़े। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां जंगल के बीचों बीच से जो कच्ची सड़क गुजरी हुई थी, उसी सड़क से थोड़ी ही दूरी पर झाड़ियों में किसी इंसान का लाश था और वहां एक आदमी भी खड़ा था। जब मैं वहां पहुंचा तो वो आदमी मुझे देखते ही कहने लगा, साहब मैंने ही कॉल किया था। जब मैं सुबह के वक्त इस रास्ते से गुजर रहा था, तभी मैंने यहाँ इस लाश को देखा। अब मैं भी अपने हाथ में ग्लव्स को पहनकर उस लाश को पलटाया। वो लाश पहले तो जमीन पर पेट के बल पड़ा हुआ था, पर जैसे ही मैंने उस लाश को पलटा, मैं हैरान हो गया। इस इंसान का गला काट कर मारा गया था, पर मैं हैरान ये देखकर नहीं था, बल्कि इसलिए हैरान था कि इस इंसान का गला काटने के बाद भी गले के पास के कुछ मांस को नोचा गया था। मैं ये देखकर समझ नहीं पाया कि इसे किसने मारा होगा, कोई इंसान ने या फिर कोई जानवर ने। नहीं, कोई जानवर नहीं हो सकता, क्योंकि जानवर इसे गला थोड़ी ना काटता है। इसका गला तो किसी तेज हथियार से काटा गया है। यकीनन कोई इंसान ही होगा जो इसे गला काट कर मारा होगा, और उसके बाद यहाँ पर कोई जानवर आया होगा जो इसके गले से बह रहे खून को पिया होगा, और इसके बाद इसके गले के पास का कुछ मांस को भी खाया होगा। मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी मैंने एक चीज और नोटिस किया। उस लाश की पूरी त्वचा पीली फिर चुकी थी और मैं मुकेश से कहने लगा, मुकेश इसकी फोटो खींच लो और इसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। फिर वहां पर कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ गई और उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। उसके बाद में मुकेश से कहने लगा, मुकेश तुमने वो फोटो खींची है ना इस लाश की, चलो इसे लेकर यहाँ आसपास के गांव में पूछताछ करते हैं, इसके बारे में कोई जानता है कौन है ये लाश। फिर हम वहां पास के एक गांव में पूछताछ के लिए पहुंचे। जब हम वहां पहुंचे तो पता चला कि ये लड़का, इसकी उम्र 27 साल है और ये इसी गांव का रहने वाला है। फिर ऐसे ही हम लोगों से पूछते पूछते उस लड़के के घर तक पहुंचे। जब हम वहां पहुंचे तो एक बूढ़ी औरत ने दरवाजे को खोली थी और मैं उन्हें फोन में खींचे गए उस फोटो को दिखाते हुए कहने लगा कि आप इसे जानते हैं। वो औरत भी उस लाश को देखकर कहने लगी, हाँ ये मेरा बेटा है, क्या हुआ इसे। मैं भी उनसे कहने लगा, देखिए इनकी मौत हो चुकी है, इनका लाश यहीं के ही पास के जंगल में पाया गया है। ये बात सुनते उस लड़के की माँ काफी फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन मैं उन्हें समझाते हुए कहने लगा, देखिए रोइए मत, जो होना था वो हो गया, लेकिन अगर आप अपने बेटे के मौत की दोषी को सजा दिलवाना चाहते हैं, जिसने भी आपके बेटे को मारा है उसे आप सजा दिलवाना चाहते हैं, तो आपको बताना होगा कि आपका बेटा कल रात जंगल में करने क्या गया था। कल ही गया था ना। तो औरत भी कहने लगी, हाँ वो कल ही वहां गया था शहर में काम करने के लिए। वो हर रोज शाम के 6 बजे ही शहर से काम कर कर घर आ जाता था, लेकिन कल वो घर ही नहीं आया। मुझे लगा कोई काम की वजह से शहर में ही रुक गया होगा। वो औरत रोते रोते बोल रही थी और मैं उनसे कहने लगा, ठीक है, कल रात घर नहीं आया, क्या उसका कोई दुश्मन था या फिर कोई ऐसे लोग जो उनसे जला करते हो, इसी पे शक है आपको। तो उस औरत का कहना था, नहीं साहब, मेरा बेटा तो बहुत ही सीधा साधा ईमानदार था, भला उसका कोई कौन दुश्मन हो सकता है। वो औरत बोल रही थी और मैं भी कहने लगा, ठीक है। तभी उसके घर के अंदर से किसी औरत की रोने की आवाज आने लगी और मैं कहने लगा, कौन है आपके घर में, आपके अलावा और भी कोई है। तो कहने लगी, हाँ मेरे बेटे की बीबी, शायद उसने आपकी बातों को सुन लिया है, उसे पता चल गया है कि मेरा बेटा जिंदा नहीं रहा, उसका पति जिंदा नहीं रहा, इसी वजह से वो शायद रो रही है।
उसके बाद मैं भी उसके पास गया और उससे समझाते हुए कहने लगा, देखिए घबराइए मत, आपके पति को जिसने भी मारा है मैं उसे सजा दिलवा कर ही रहूंगा, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना भी पैसे वाला आदमी क्यों ना हो। मैं उस लड़के के बीवी को समझा रहा था कि तभी उसकी माँ आकर कहने लगी, देखिए साहब, वो कोई इंसान नहीं है जिसे आप सजा दिलवाइएगा, बल्कि वो एक डायन है और वही वहाँ जंगल में लोगों को मार रही है। मेरा बेटा ऐसा पहला इंसान नहीं है जो वहाँ जंगल में मरा है, बल्कि ऐसे कई सारे लोग उस जंगल में अब तक मारे जा चुके हैं। मैं हैरान था। मैं उनसे कहने लगा, अगर ये घटना पहले से ही हो रही है तो आपने पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? तो उनका कहना था, यहाँ गांव वालों ने तो बहुत बार पुलिस वालों को ये बात बताई है, इस घटने के बारे में रिपोर्ट को लिखवाया है, लेकिन कोई भी पुलिस वाला इस घटना के राज को सुलझा ही नहीं पाया। वहां जंगल में कई बार तो पुलिस वालों की भी जान गई है कुछ साल पहले। तो मैं कहने लगा, अच्छा कुछ साल पहले की ये बात है ना, लेकिन इस बार मैं आया हूँ, वो चाहे कोई डायन ही क्यों ना हो, उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डायन भी तो एक इंसान ही होती है ना। तो उस औरत का कहना था, नहीं साहब, वो तो इंसान होती है, लेकिन इस डायन के पास जो वहां जंगल में है उसके पास बहुत ज्यादा शक्तियां हैं, वो गायब भी हो सकती है। आप नहीं जानते उस डायन के बारे में, बहुत खतरनाक डायन है वो। यहाँ पर गांव वालों ने कई बार उसे देखा है। वो औरत मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं भी उनसे कहने लगा, देखिए वो औरत चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे उसकी कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। मैं उसे उसके कर्मों की सजा देकर ही रहूंगा। इतना बोलकर मैं मुकेश के साथ उसके घर से बाहर आ गया और मैं वहां गांव में कुछ लोगों से और पूछना चाहता था, क्या कोई और लोग उस डायन के बारे में कुछ जानते हैं? अगर कुछ जानते होंगे तो वो कुछ जानकारियां हमें देंगे और उस जानकारियों की मदद से मैं उस डायन को पकड़ पाऊंगा। मैं वहां कुछ लोगों से और पूछने लगा और ऐसे ही मैं वहां उस पूरे गांव में उस डायन के बारे में पूछता रहा। शाम तक मैं लोगों से पूछता रहा और सभी लोगों का एक ही जवाब था, वो डायन है, वो जंगल में रहती है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन एक व्यक्ति जो शायद उस गांव का सरपंच था, वहां गांव के लोगों का कहना था कि ये सरपंच है हमारे। और जब मैं उसके घर गया था, वो आदमी काफी ज्यादा बूढ़ा था और उनकी उम्र लगभग 90 साल के करीब थी और उन्होंने हमें कुछ अलग सी ही जानकारी दिए थे। उनका कहना था कि उस जंगल में कोई डायन वायन नहीं है, बल्कि यक्षिनी है, यक्षिनी। ये बात मुझे मेरी दादी जी ने बताई है। वो बूढ़ा व्यक्ति मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं भी उनसे कहने लगा, ठीक है बताइए, आपकी दादी जी ने आपको क्या बताया है? तो वो कहने लगे, देखिए वो जो जंगल में वो सबसे ऊंची पहाड़ी है जिस पर काफी घने लंबे लंबे पेड़ हैं और जिस पहाड़ी पर हमेशा वो सफेद रंग का बादल छाया ही रहता है, उस पहाड़ी पर आज से लगभग 200 साल पहले यक्षिनियों का वास था। हालांकि वो यक्षिनियां बुरी नहीं थी, वो अच्छी यक्षिनियां थी, लेकिन समय बीता और अब उस पहाड़ी पर से वो यक्षिनियां गायब हो गई है और मुझे लगता है कि उस जंगल में अभी भी यक्षिनियां रहती है जो वहां जंगल में लोगों को मार रही है। वो बूढ़ा व्यक्ति मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं उनसे कहने लगा, अगर वो यक्षिनियां अच्छी थी तो भला लोगों को क्यों मारेगी? तो उनका कहना था कि देखिए साहब, जैसा इंसानों का फितरत समय के साथ बदल जाता है, वैसे ही यक्षिनियों का भी फितरत बदला होगा और वो अब इंसानों की खून की प्यासी बन चुकी होगी, इसीलिए वो इंसानों को मारती है और उसका खून पीती है। वो बूढ़ा व्यक्ति ऐसा कह रहे थे और मैं भी थोड़ी देर के लिए सोचने लगा, उस आदमी के शरीर में भी तो खून एक भी बूंद नहीं था, लेकिन उसका गला काटा गया था। नहीं, यक्षिनियों को अगर खून ही पीना होता तो भला गला काट कर क्यों पीती? वो अपने दांत गड़ाकर सीधा इंसानों का खून क्यों नहीं चूस लेती? यकीनन कोई इंसान ने उस आदमी का गला काट कर मारा होगा और बाद में कोई जानवर आकर उसका खून चूस लिया, ऐसा ही होगा। इनकी उम्र हो गई है, इसीलिए ऐसे अनाप शनाप बातें किए जा रहे हैं। इतना बोलकर मैं उनके घर से बाहर आ गया और मुकेश से कहने लगा, मुकेश, हमें कल उस जंगल में चलना है। वहां पे ये पता लगाना है कि उस जंगल में कोई लुटेरे का तो वास नहीं, कोई ऐसे गैंग का तो वास नहीं जो कि लोगों को मारता हो, लूटपाट करता हो। हमें ये छानबीन करनी होगी। तो मुकेश कहने लगा, ठीक है सर, कल जाएंगे ना, अभी रात हो चुकी है, अभी तो नहीं जा सकते, इसलिए चलिए पुलिस स्टेशन। हमें अब आराम भी करना होगा, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, दिन भर काम किए हैं, लोगों से पूछताछ की है, इसी वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा थकान भी महसूस होना शुरू हो गया है। मुकेश ऐसा कह रहा था
और मैं भी मुकेश से कहने लगा, ठीक है चलो। फिर मुकेश जीप लेकर आ गया और मैं भी जीप में बैठकर पुलिस थाने पहुंचा। इसी तरह रात बीती और अगली सुबह फिर से एक आदमी का कॉल आया। जब मैंने कॉल उठाया तो पता चला ये उसी गांव से एक आदमी का कॉल था जिस गांव में मैं कल तहकीकात करने के लिए गया हुआ था। उसी गांव का एक आदमी कॉल किया था और उनका कहना था, साहब आज फिर मेरे गांव के एक आदमी की मौत हुई है। उसी जंगल में वो काम करके अपने घर वापस आ रहा था और उसे किसी ने गला काट कर मार डाला। वो आदमी ऐसा फोन पर कह रहा था और मैं उसे कहने लगा, क्या आज फिर तुम्हारे गांव के एक आदमी को उस जंगल में किसी ने मार डाला? मैं हैरान था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि कौन है, किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि पुलिस वालों के तहकीकात करने के बावजूद भी इंसानों को मार डाला। मैं उससे कहने लगा, वो लाश कहां पर है? तो उस आदमी का कहना था, हमारे गांव में। मैं उस जंगल से लाश को उठाकर अपने गांव लेकर आ गया। अब मैं भी उसे कहने लगा, ठीक है लेकर तो चले गए, लेकिन कोई हाथ मत लगाना, मैं जल्द से जल्द वहां पर पहुंच रहा हूं। फिर मुकेश को लेकर उसी जीप में बैठकर उसी गांव में पहुंचा और जब मैं वहां पहुंचा और उस लाश को देखा, इस लाश को भी उसी तरह से मारा गया था जैसा कि पिछले वाले इंसान को मारा गया था। इस लाश की भी हालत बिल्कुल वैसे ही थी जैसा कि पिछले वाली लाश की थी। इसके भी गले को काटा गया था और इसके भी गले के पास के कुछ मांस को नोचा गया था। मैं हैरान था, मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। हर रोज कोई इंसान गले को काटता है और कोई जानवर गले के पास के ही मांस को खाता है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई जानवर इंसानों के शरीर के खून को पी रहा होता और खून को पीने के बाद गले के पास के ही मांस को सिर्फ नहीं खाता, वो बॉडी पर कहीं ना कहीं तो नुकसान जरूर पहुंचाता। इसके शरीर पर तो कुछ भी खरोच तक के निशान नहीं है। कोई भी जानवर यानी कि इंसानों को नहीं मार रहा। मैं समझ नहीं पा रहा था और वहां गांव के लोगों का कहना था, साहब वही डायन है, डायन जो लोगों को मार रही है जंगलों में। मैं उससे कहने लगा, जो भी है आज रात मैं वहां जंगल में जाने वाला हूं। आज रात किसी भी इंसान की जान नहीं जाने दूंगा मैं, और आज जो भी होगा उसकी सच्चाई का मैं पता लगा कर रहूंगा। मैं इतना बोलकर पुलिस थाने में आ गया और वहां कुछ पुलिस वालों को बुलाकर कहने लगा, आज हमें उस जंगलों में जाना है, वहां पर पता लगाना है कि कौन लोगों को मार रहा है रात के वक्त। वहां सभी पुलिस वाले भी तैयार थे। वो भी कहने लगे, ठीक है सर, हम चलेंगे। फिर शाम हुई और शाम के वक्त हम अपने अपने जीप में बैठकर उसी जंगल में पहुंचे। सभी पुलिस वालों के पास एक एक टॉर्च थी जो जंगलों में रात के वक्त काम आती। फिर इसी तरह हम जंगल में पहुंचे और रात के 9 बजे के करीब हम वहां पूरे जंगल में छानबीन करना शुरू कर दिए। उस जंगल में वो जो कच्ची सड़क गुजरी हुई थी, हम सड़क के आसपास पहले छानबीन कर रहे थे। हमें वहां रात के लगभग 12 बजे तक कोई नजर नहीं आया। उसके बाद हम जंगल के अंदर तक छानबीन करना शुरू कर दिए। वहां पर देखना शुरू कर दिए कोई इंसान है या फिर कोई गैंगस्टर, कोई टेररिस्ट जो यहाँ पर लोगों को मार रहा है। वहां पर हमें कोई मिला ही नहीं। वो पूरी रात हम तलाश करते ही रहे, छानबीन करते ही रहे, लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं चल पाया। सुबह होते ही हम अपने पुलिस थाने में आ गए और फिर आराम करने लगे। रात के समय फिर से मैं उसी जंगल में जाना चाहता था, लेकिन आज मैं पुलिस वाले को मना कर दिया था। मैं उनसे कह दिया कि आज इतने पुलिस वालों को जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10 पुलिस वाले जो मेरे साथ वहां जंगल में चलेंगे और सभी ब्लूटूथ से कनेक्टेड रहेंगे। फिर ऐसे ही शाम हुई और शाम के वक्त हम जीप से निकल पड़े, उस जंगल में पहुंचे और आज फिर शाम के लगभग 6 बजे से ही उस जंगल में छानबीन करना शुरू कर दिया। मैं वहां देखना चाहता था कि कौन कौन इंसान यहाँ शाम के वक्त जंगलों में रहता है। वहां पर मैं देख रहा था, लेकिन शाम के वक्त भी उस जंगल में कोई इंसान नहीं था। अभी सूर्य नहीं डूबा था, अभी भी थोड़ी थोड़ी रोशनी यहाँ धरती पर पड़े जा रही थी और मैं वहां जंगल में देख रहा था यहाँ जंगल में कौन इंसान है जो कि शाम के वक्त यहाँ पर रहता है। वहां पर मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में कुछ लोग साइकिल पर से सवार होकर उसी कच्ची सड़क के रास्ते उस गांव की ओर जा रहे थे और मैं उनसे कहने लगा, कौन है आप लोग? यहाँ शाम के वक्त साइकिल पर सवार होकर कहाँ जा रहे हैं? तो उनका कहना था, सर मैं काम करके दूसरी शहर से अपने गांव जा रहा हूँ। अब मैं भी उन्हें समझाते हुए कहने लगा, ठीक है आप दूसरी शहर में काम करने जाते हैं, ठीक है, लेकिन शाम होने से पहले पहले, यहाँ अंधेरा छाने से पहले पहले आप लोग अपने घर लौट जाया करें। यहाँ देर रात गए इस रास्ते से जाने की कोशिश मत करें, यहाँ पर कई लोगों की जान जा चुकी है। तो वो लोग भी कह रहे थे, हाँ सर मुझे मालूम है,
इसी वजह से मैं अंधेरा छाने से पहले ही अपने घर लौट जाया करता हूँ। फिर मैं भी कहने लगा ठीक है जाइए। फिर वो लोग भी अपने अपने घर चले गए और ऐसे ही कुछ देर में अंधेरा छा चुका था। वहाँ लगभग शाम के 7 बजे के करीब ही ऐसा लग रहा था कि इस जंगल में बिल्कुल मनहूसियत सी छा चुकी है। बहुत ज्यादा सन्नाटा। वहाँ पे झिंगुरू की आवाज साफ साफ कानों पर पड़े जा रही थी और मैं अब वहाँ देखना शुरू कर दिया था। यहाँ आसपास कोई है, कोई औरत? जैसा कि यहाँ गांव वालों का कहना है कि इस जंगल में किसी डायन का वास है जो लोगों को मार रही है। हमने कल यहाँ पर देखा था, यहाँ पर कोई टेररिस्ट का वास नहीं है। हो ना हो वो डायन वाली बात सच हो सकती है। मैं यही सोच रहा था और सभी वहाँ पर जितने भी पुलिस वाले थे, 10 पुलिस वाले सभी ब्लूटूथ से कनेक्टेड थे। मैं उनसे कह रहा था चौकन्ना रहना, हो ना हो आज वो कातिल यहाँ पे आ सकता है जो लोगों को मार रहा है। फिर ऐसे ही समय बीता और रात के लगभग 8 बजे के करीब आसमान में चांद अपनी रोशनी बिखेर चुकी थी और तभी मुझे कहीं से किसी औरत के हंसने की आवाज आने लगी। वो हंसी बहुत ही मध्यम सी थी और मैं उस आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा था। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैं सभी पुलिस वाले को अलर्ट कर दिया और उसे कहने लगा, तुम्हें कोई औरत की हंसने की आवाज सुनाई दे रही है? उनका कहना था नहीं सर, कोई आवाज नहीं आ रही, लेकिन मुझे सुनाई दे रही थी। ये आवाज बहुत धीमी धीमी सी आ रही थी, मध्यम मध्यम सी, जो मेरे कानों पर पड़ रही थी और मैं अपने कान लगाकर उस आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा था। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैं वहां काफी देर तक उस आवाज को पहचानने की कोशिश करता रहा, किस ओर से आ रही है आवाज, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चल पाया। और थोड़ी ही देर बाद एक पुलिस वाले की चीखने की आवाज आई। वो चीख काफी तेज थी और मैं उस चीख की ओर भागने लगा जिस तरफ से वो आवाज आई थी। जब मैं वहां भागता हुआ पहुंचा तो मैंने देखा वहां एक पुलिस वाला जो जमीन पर गिरा हुआ था और उसके गले से खून बहे जा रहा था। मैं भागता हुआ उसके पास पहुंचा और वो पीठ के बल लेटा हुआ था। मैं उसे पलटा और तब मैंने देखा उस पुलिस वाले को मारा गया था। उसके गले को किसी तेज धार हथियार से काटा गया था और उसके गले के पास का वो मांस उसे भी नोचा गया था। मैं ये देखकर सन्न था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था ऐसा कैसे हो सकता है। इतने पुलिस वालों के बीच कोई एक पुलिस वाले को मार कर चला गया। किसी में इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? और इसके गले के पास का ये मांस भला उसने क्यों नोचा होगा? कोई इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता। अगर कोई इंसान मार रहा होता तो वो शरीर के मांस को नहीं नोचता। यकीनन हो ना हो वो डायन ही है जो यहाँ पर लोगों को मार रही है। उसने ही पुलिस वालों को मारा है। मैं उससे बदला लेकर रहूंगा, जो भी हो उसे फांसी तक पहुंचा कर ही रहूंगा। वो डायन भले ही एक इंसान है, लेकिन आदमखोर इंसान है। उसे मैं उसकी औकात दिखा कर रहूंगा। मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी मुझे वहां दूर से कच्ची सड़क पर किसी के भागने के कदमों की आवाज आने लगी। मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा एक आदमी जो उस कच्ची सड़क पर भागे जा रहा था और मैं भागकर उसे पकड़ा, उसे कंधों से पकड़ा और उसे कहने लगा, कहाँ थे तुम और इतनी देर बाद भाग क्यों रहे हो? तो कहने लगा, साहब मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो एक मामूली लकड़हारा हूं जो यहाँ जंगल में लकड़ियां लाने गया था। मैं उससे कहने लगा, झूठ बोलते हो, तुम यहाँ रात में आते हो, जंगल में रात में आते हो और लोगों को मारते हो, तुम्हारे हाथ में ये कुल्हाड़ी क्यों है? तो कहने लगा, कहा ना साहब, मैं लकड़ियां लाने जंगल में गया था। वो इंसान इस बात को काफी कांपते हुए बोल रहा था और मैं उसे कहने लगा, तुम ऐसे कांप क्यों रहे हो? तुम इतना डरे हुए क्यों हो? अगर तुम लकड़ियां लाने जंगल में गए थे तो तुम ऐसे भाग क्यों रहे थे? तो कहने लगा, साहब मैंने बहुत ही अजीब चीज को देखा है साहब, और उसे देखते ही मैं यहाँ झाड़ी में छिप गया था और तब वहाँ पुलिस वालों को उसने मार डाला और मैं वहीं झाड़ी में छिपा हुआ था और फिर कुछ देर बाद मैं वहाँ से निकलकर भागने लगा साहब। अब मैं उससे कहने लगा, क्या देखा है तुमने? कौन सी अजीब चीज देखा है, बताओ, किसने मारा है पुलिस वाले को? इस पुलिस वाले को किसने मारा है? तो कहने लगा, वो औरत साहब, वो औरत, वो कोई इंसान नहीं है, वो कोई दूसरी दुनिया का प्रेत आत्मा है जिसे मैंने अभी अभी अपनी आंखों से देखा है। वो मुझे ऐसा कह रहा था और मैं उसे कहने लगा, अच्छा बहाना बना रहे हो, बचने के लिए बहुत अच्छा बहाना बना रहे हो। यहाँ पर रात के वक्त कौन लकड़ियां लेने आता है? तुम ऐसे पहले लकड़हारा हो जो रात के वक्त जंगल में लकड़ियां लेने आता है।
यकीनन तुम लोगों को मारते हो और बहाना बना रहे हो। सच बताओ वरना तुम्हें अभी गोलियों से भून दूंगा। बताओ सच। तो कहने लगा, साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब, वो तो मैं आज शाम के वक्त जंगल में लकड़ियां लेने इसलिए आ गया क्योंकि मेरे गांव में जो जमींदार है उनके यहाँ समारोह है और उनके यहाँ लकड़ियों की जरूरत थी। इसी वजह से आज मैं सुबह से ही यहाँ जंगल में आ रहा हूँ और लकड़ियां काट कर लेकर जा रहा हूँ। ये मेरा चौथा बार है जब मैं जंगल में आया हूँ और लकड़ियां काट कर लेकर जा रहा हूँ। तो मैं उससे कहने लगा, अच्छा ये बात है, लकड़ियां कहाँ हैं दिखाओ। उसके बाद वो हमें लेकर वहीं एक बड़े से झाड़ी के पास लेकर गया और वो कहने लगा, देखिए साहब, ये रहे मेरे लकड़ी के गट्ठर। मैं यहीं लकड़ी के गट्ठर को रखकर इसी झाड़ी के पास छिप गया था और मैं देख रहा था उस औरत को। अब मुझे भी उसकी बातों पर थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा था क्योंकि अगर वो पुलिस वाले को मारता तो उसके कुल्हाड़ी पर खून तो लगे होते। उसके कुल्हाड़ी पर तो खून थे ही नहीं। मैं उससे कहने लगा, ठीक है सच सच बताओ, क्या देखा था तुमने। तो वो कहने लगा, साहब जब मैं लकड़ियां लेकर इस रास्ते से आ रहा था तो मैंने देखा कि वहां दूर कोई औरत खड़ी है। वो औरत बहुत ज्यादा सुंदर थी और उसके वो कपड़े वो शाही पोशाक लग रहे थे। उसके आभूषण जो नीले रंग के चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि नीले रंग का चमकने वाला ये कौन सा आभूषण है, मैं समझ ही नहीं पा रहा था। और उसके चेहरे में वो तेज, वो इतनी ज्यादा सुंदर थी कि मेरे कदम अपने आप उस औरत की ओर बढ़ना शुरू हो गए थे। और तभी मैं अपने आप को संभाला। मुझे याद आया, यहाँ जंगल में लोगों की मौत होती है, यकीनन यही लोगों को मारती होगी। मैं यहीं इस बड़े से झाड़ी के पास अपनी लकड़ियों को रखकर यहीं छिप गया और देखने लगा ये औरत क्या करती है। और तभी मैंने देखा था साहब, वो उड़ते हुए उस बड़े से टहनी पर जाकर बैठ गई। और उसे देखकर मैं पूरी तरह से समझ गया ये कोई इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता। मेरे दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो गई थी और मैं यहीं पर छिपा हुआ देखता रहा। और तभी एक पुलिस वाला जो उधर से चलता हुआ इसी ओर आ रहा था और वो औरत पेड़ पर से बैठी हुई हंस रही थी। वो काफी तेज तेज हंसे जा रही थी और मैं समझ नहीं पा रहा था ये औरत क्या करने वाली है। वो पुलिस वाला चलता हुआ इसके पास आया और वो देख रहा था आवाजें कहाँ से आ रही है। वो इधर उधर नजरें घुमा रहा था और तभी वो औरत अचानक से पेड़ के ऊपर से छलांगे मारकर उस पुलिस वाले के सामने आ गई थी। पता नहीं साहब उसके बाद क्या हुआ। शायद उस औरत के नाखून बहुत तेज धार थे, उसी से उसके गले को शायद उसने काट दी। और तब वहां पर वो पुलिस वाला बहुत ज्यादा तड़पना शुरू हो गया था। लेकिन एक अजीब चीज, उस औरत के बाल जो कि बहुत ज्यादा हिले जा रहे थे, उसके बाल बहुत ज्यादा लहरा रहे थे। वहां हवा नहीं चल रही थी, इसके बावजूद भी उसके बाल कैसे हिल रहे थे मैं समझ नहीं पा रहा था। वो ऐसा बोल रहा था और मैं उसे कहने लगा, तुम बिल्कुल सच बता रहे हो ना, झूठ तो नहीं बोल रहे। तो कहने लगा, नहीं साहब मैं बिल्कुल अपनी आंखों देखा बता रहा हूं। उसके बाद मैं उसे कहने लगा, ठीक है जाओ, लेकिन एक बात, तुमने तो ये बताया ही नहीं कि वो औरत गई कहाँ। तो वो कहने लगा, वो औरत गायब हो गई थी साहब, वो अचानक से आंखों के सामने से गायब हो गई थी, मैं देखता रहा था। और मैं कहने लगा, ठीक है जल्दी जाओ, रात काफी ज्यादा हो चुकी है। फिर वो भी लकड़ियां उठाकर गांव की ओर बढ़ चला और मैं वहां देखने लगा। मैं देख रहा था कि वो औरत आखिर गायब होकर गई कहाँ होगी। वो यही जंगल में ही होगी। मैं सभी पुलिस वालों को कह दिया था कि तुम लोग साथ ही रहना और देखो कि कहाँ गई हो वो औरत, यहाँ पर ढूंढो कोई औरत मिलती है क्या। वो सभी पुलिस वाले एक साथ रहकर उस औरत को ढूंढ रहे थे और मैं भी जंगल में देख रहा था, लेकिन हमें वहां कोई मिला ही नहीं। फिर थोड़ी ही देर बाद हम अपने पुलिस स्टेशन आ गए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी भी पुलिस वाले को कुछ भी नुकसान पहुंचे। अगर वो औरत गायब हो सकती है तो यकीनन वो छिपकर किसी भी पुलिस वाले को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए हम लोग पुलिस स्टेशन वापस आ गए थे। और फिर उसके अगले दिन शाम के वक्त मैं अकेला उस जंगल में जाना चाहता था। वो पुलिस वाले तो मुझसे कह रहे थे कि सर मैं भी चलता हूँ, लेकिन मैं उनसे कह दिया कि जो भी इंसानों को मार रही है वो एक औरत है, जैसा कि उस आदमी ने बताया था। उसके लिए मैं अकेला ही काफी हूँ, मैं उससे अकेला निपट सकता हूँ, तुम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं अकेला शाम के वक्त जीप लेकर उस जंगल की ओर बढ़ चला। वहां पहुंचा
और रात के लगभग 9 बजे के करीब वहीं उसी पेड़ के पास में बैठा हुआ था। मैं देखना चाहता था कि वो औरत आज आती है या फिर नहीं। ऐसे ही रात के लगभग 10 बजे के करीब वहां जंगल से बहुत ही अच्छा सुगंध आना शुरू हो गया था। वो खुशबू काफी तेज थी और मैं सोचने लगा, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? क्या यहाँ पर कोई फूलों का पेड़ है जिसके अंदर से ये खुशबू निकलकर मेरे नाकों पर पड़ रही है? मैं वहां देखने लगा और तभी मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पर किसी के पायलों की चलने की आवाज मेरे कानों पर पड़ रही है। वो साफ साफ पायलों की चलने की आवाज मेरे कानों पर पड़े जा रही थी और मैं चौकन्ना हो गया। मैं समझ चुका था यकीनन वही औरत होगी जो मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर सकती है। मुझे चौकन्ना रहना होगा। मैं वहीं खड़ा आसपास अपने नजरें घुमाकर देखने लगा, यहाँ कहाँ है वो औरत जिसकी पायलों की आवाज मेरे कानों पर पड़ रही है? मुझे वहां कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था और थोड़ी ही देर में वहां जंगल में धुंध सा छाना शुरू हो गया। मैं समझ ही नहीं पा रहा था ये धुंध अचानक से कैसे छाना शुरू हो गया है। और तभी देखते ही देखते पूरे जंगल में वो घना कोहरा पूरे जंगल में छा चुका था और मैं हैरान था। तभी वो पायलों की आवाज अब साफ साफ मेरे कानों पर पड़ना शुरू हो गई थी और मैंने देखा वहां धुंध में नीले रंग की रोशनी जो कि चमक रही थी और वो रोशनी मेरे ओर ही बढ़ी आ रही थी। मैं चौकन्ना हो गया। मैं अपनी हाथ में गन को पकड़ लिया और मैं देखने लगा ये रोशनी क्या है। तभी वो रोशनी मेरी ओर बढ़ती आई और वो पायल की आवाज और भी ज्यादा तेज होती चली गई। और तभी जैसे ही वो रोशनी मेरे करीब आई थी तब मैंने देखा ये कोई लड़की थी जिसके बालों में ये नीले रंग की रोशनी चमक रही थी। उसके आभूषण जो नीले रंग के चमक रहे थे वो देखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी और पतली सी दिखने वाली वो लड़की बहुत ही शाही पोशाक को पहने हुई थी। मैं उसकी ओर देख रहा था और वो इतनी ज्यादा सुंदर कि मैं अपनी नजर उसके चेहरे से हटा तक नहीं पा रहा था। उसके चेहरे में जैसे तेज सी थी जो मेरी नजरें उसके चेहरे से हटने तक नहीं दे रही थी। उसे देखते ही जैसे मैं मंत्र मुक्त हो गया था, जैसे उसके सम्मोहन में पड़ गया था और मैं अपनी कदम उसकी ओर बढ़ाने लगा। मैं अपने कदम उसकी ओर बढ़ाते गया और वो औरत मेरी ओर देखकर बहुत ही प्यारा सा स्माइल कर रही थी। वो मुस्कुरा रही थी और मैं अपने कदम उसकी ओर बढ़ाते जा रहा था। और तभी जैसे मैं उसके पास पहुंचा मैंने देखा कि उसकी उंगलियों में जैसे नीले रंग की रोशनी चमकी थी। और तभी मेरा ध्यान टूटा। मैं अपने कदम रोका और गन उसकी ओर तान दिया। उससे कहने लगा, सच सच बताओ तुम लोगों को क्यों मारती हो? तुम यहाँ लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसाती हो। ऐसे ही लोगों को तुम सम्मोहन शक्ति के द्वारा उसे फंसाती हो और फिर उसे मार डालती हो, उसके खून पी जाती हो। कौन हो तुम? सच सच बताओ। तो कहने लगी, मैं तो गांव की लड़की हूं और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं लोगों का खून पीती हूं? वो बहुत ही प्यारी सी आवाज में मुझसे ऐसा बोल रही थी और मैं उससे कहने लगा, तुम्हारा ये जादू मेरे ऊपर नहीं चलेगा। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। वो लकड़हारा, तुमने जो कल उस पुलिस वाले के साथ किया था उसने सब मुझे बता दिया है। तुम्हारे बारे में मुझे सब पता है। सच सच बताओ तुम लोगों को क्यों मारती हो, वरना मैं अभी के अभी 6 के 6 गोलियां तुम्हारे बॉडी में उतार दूंगा। सच सच बताओ क्यों मारती हो तुम लोगों को? तो औरत मुस्कुराते हुए कहने लगी, देखिए बाबू साहब, पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं लोगों को मारती हूँ, उसका खून पीती हूँ, जबकि लोग मेरे पास खुद चलकर आते हैं। वो मेरी सुंदरता पर इतना ज्यादा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि वो चलकर मेरे पास आते हैं। वो मुझसे कुछ इच्छा रखते हैं। क्या आपके अंदर वो फीलिंग नहीं जग रही? वो औरत मुझसे ऐसा बोली थी और तभी उसकी उंगलियों में फिर से वो नीले रंग की रोशनी चमकी थी। उसके 5 उंगलियों में वो नीले रंग की रोशनी चमकी थी और मैं फिर से उसके सम्मोहन में पड़ गया था। अब वो औरत जंगल के अंदर की ओर चलने लगी और मैं भी उसके पीछे पीछे चलता गया। मैं उसके सम्मोहन में था। वो जिधर भी जाती मेरे कदम अपने आप उसके ओर मुड़ जाते और मैं चलता गया। थोड़ी ही दूर जंगल के अंदर गया था और तभी मैंने देखा वहां जितने भी पेड़ पौधे थे सभी काले थे। वहां सारे पेड़ पौधे काले थे और वहां एक अजीब सा ही दुर्गंध था। और तभी मैंने देखा
वहां सामने ही एक बड़ा सा दानव का मूर्ति था। ये पत्थर का मूर्ति था और वो औरत मुझे उसके पास ले जाकर खड़ा कर दी और फिर से उसके उंगलियों में वो रोशनी चमकी थी, नीले रंग की रोशनी। और फिर से मेरा ध्यान टूटा। अब वो औरत हंसते हुए कहने लगी थी, तुम्हें क्या लगता है कौन मारता होगा लोगों को? मैं मारती हूं। मैंने बहुत सारे लोगों का खून पी हूं, लेकिन तुम्हारा आज मैं बलि देना चाहती हूं। आज पूर्णिमा है और अगर तुम्हारा बलि यहां इस राक्षस के देवता के पास दूंगी तो मेरी शक्तियां बढ़ेगी, मेरी शक्तियां 2 गुना हो जाएगी। वो इतना बोलकर हंस रही थी और मैं अपने गन की गोलियां उसके शरीर में दाग दिया। मैं 3 गोलियां लगातार उसके शरीर के ऊपर फायर किया था और वो अब भी हंसे ही जा रही थी। वो मेरे ओर देखकर बहुत तेज हंस रही थी और देखते ही देखते अचानक से वो मेरे चेहरे के सामने आकर खड़ी हो गई। मैं ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया। अचानक से ये मेरे चेहरे के सामने आ गई थी और उसके बाल, वो उसका कोई बाल नहीं था, उसके बालों में था सांप जैसे दिखने वाला जानवर। ये सांप जैसा दिखने वाला क्रिएचर तो था, लेकिन ये कोई सांप नहीं था क्योंकि इसकी बड़ी बड़ी आंखें थी। एक आंखें जो कि काफी बड़ी और उसके नीचे वो 2 दांत जो कि खून से रंगे हुए थे, लाल रंग के दांत, और वो सांपों के जैसे ही उसके बाल में लहरा रहे थे। अब वो उस औरत का चेहरा भी बदल चुका था और वो हंस रही थी। वो कह रही थी, आज तुम्हारा दिन अच्छा है, वरना मैं कब का तुम्हारा खून पी गई होती। और ये जो मेरे बालों में ढेर सारे दानव हैं, ये कब का तुम्हारे गले के मांस को नोच कर खा चुके होते। लेकिन चलो कोई बात नहीं, वैसे भी तुम मरने वाले हो। तुम्हारी बलि इस राक्षस के देवता को मैं दूंगी और मेरी शक्तियां बढ़ेगी। वो फिर से अपनी उंगलियां घुमाई थी और मैं उस राक्षस के देवता के सामने खड़ा हो गया था। उस औरत के हाथ में एक तलवार आ गई थी जो चांद की रोशनी में चमक रही थी। चांद की रोशनी में वो तलवार चमचमा रही थी। वो औरत अपने कदम मेरी ओर बढ़ाने लगी थी। वो मेरे गर्दन को धड़ से अलग करना चाहती थी और मैं उस औरत से बचना चाहता था। मैं अपने हाथ पांव चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं पूरी तरह से उसकी बस में था। मेरा दिमाग तो काम कर रहा था, लेकिन मेरी बॉडी हिल तक नहीं पा रही थी। तभी वो औरत मेरे काफी नजदीक आ चुकी थी कि अचानक से किसी ने मेरे हाथ को पकड़ा और मुझे उड़ाता हुआ आसमान में लेकर चला गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कौन है जो मुझे आसमान में उड़ाता हुआ लेकर जा रहा है। और फिर तेज रोशनी चमकी और मेरी आंखें बंद हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा सामने का नजारा बदला बदला हुआ था। वहां आसमान में लाल सूरज था और वहां तारे भी चमक रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था, यहाँ सूरज भी और तारे भी यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। मैं समझ नहीं पाया, यहाँ सूरज भी है और तारे भी दिखाई पड़ रहे हैं। यह लाल सा दिखने वाला बड़ा सा सूरज था और वहां मेरे कानों में झरने की बहने की आवाज सुनाई दी। जब मैं नीचे देखा और नीचे का नजारा देखकर मैं बहुत ज्यादा हैरान। वो दृश्य बहुत ज्यादा अद्भुत था। वहां एक झरना बह रहा था जो नीले रंग के पानियों का था। उसके पानी भी जैसे नीले रंग के चमक रहे थे और वहां उस पहाड़ी पर जितने भी पेड़ पौधे थे, सारे पेड़ पौधे रोशनियां छोड़ रहे थे। यहाँ वो लाल रंग की मध्यम मध्यम सी रोशनी थी और ये पेड़ों से निकलने वाले ये चमकने वाली रोशनी। और मैं समझ गया ये हमारी दुनिया नहीं है। यकीनन मैं किसी और ही दुनिया में आ चुका हूं, क्योंकि मैंने पहले भी ऐसे केस को सुलझाया है। मैं पहले भी ऐसी दुनिया में जा चुका हूं। अब मैं वहां आसपास देखने लगा कौन था जो मुझे यहाँ इस दुनिया में लेकर आया। कि तभी वहां दूर से एक लड़की चलती हुई मेरी ओर आ रही थी। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और उसके बाल भी नीले रंग के चमक रहे थे। उसके आभूषण भी नीले रंग के चमक रहे थे और इसके भी चेहरे पर वही तेज था जैसा कि जंगल में उस औरत के चेहरे में थी। मैं उसके चेहरे की ओर देखता रहा और वो लड़की चलते हुए मेरे पास आई। वो कहने लगी, क्या हुआ, तुम ऐसे लगातार मेरी ओर घूर क्यों रहे हो? अब जाकर मेरा ध्यान टूटा और मैं उससे कहने लगा, कौन हो तुम और तुम मुझे यहाँ कहाँ पर लेकर आ गई हो? तो कहने लगी, मैं एक यक्षिणी हूँ और ये यक्षिणियों की दुनिया है। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं लेकर आती तो राक्षस बनी यक्षिणी तुम्हें जान से मार डालती। वो तुम्हारा बलि
उस राक्षस के देवता को भेंट चढ़ा देती और उससे उसकी शक्तियां बढ़ती, और मैं ये नहीं चाहती थी, इसीलिए तुम्हें यहां अपनी दुनिया में लेकर आ गई। अब मैं कहने लगा, क्या राक्षस बनी यक्षिणी? यही तुम बोल रही थी ना, राक्षस बनी यक्षिणी, ये क्या होता है? तो कहने लगी, बताती हूँ। देखो, वो जो जंगल में तुम्हें औरत मिली थी, वो एक राक्षस बनी यक्षिणी है। वो भी कभी हमारी ही तरह अच्छी यक्षिणी हुआ करती थी। वो अच्छी भली यक्षिणी हुआ करती थी, लेकिन एक बार उसने एक ऋषि की तपस्या को भंग किया था, और उस ऋषि ने उसे श्राप दिया था कि तुम्हें बहुत यक्षिणी होने का घमंड है ना, तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत ज्यादा घमंड है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम एक राक्षसी बन जाओगी। और सच में ऐसा ही हुआ। उसके बर्ताव बदलना शुरू हो गए, और दिन प्रतिदिन उसके बर्ताव बदलते चले गए, और कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से एक राक्षसी बन चुकी थी। उसके सर पर वो अजीब सा दिखने वाला, सांप सा दिखने वाला कोई अजीब सा जानवर आ गया था, जो कि खून का प्यासा था, और इसी कारण वो इंसानों को मारना शुरू हो गई। वो इंसानों को मारती और वो खून पीती, और उस सांप जैसे दिखने वाले जानवर को भी खून पिलाती। और ये सब मुझे पसंद नहीं था। मैं लोगों को मरते हुए नहीं देख सकती थी। मैं उसे बहुत बार समझाने की कोशिश की कि तुम एक यक्षिणी हो, तुम राक्षसों वाली काम मत करो, लेकिन वो नहीं मानी। वो हमें भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगी, और तब उसे हमने अपनी दुनिया से बाहर निकाल दिया। और उसके बाद वो वहाँ जंगलों में रहने लगी। वो लोगों को मारने लगी, इंसानों का खून पीने लगी, और हर पूर्णिमा को इंसानों की बलि उस राक्षस के देवता को देने लगी। ऐसा करने से उसकी शक्तियां बढ़ती और वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती। ठीक आज भी वो वही करने वाली थी। तुम्हारी बलि उस राक्षस के देवता को भेंट चढ़ाने वाली थी, और तब तक मैं आ गई। मैं तुम्हें यहाँ अपनी दुनिया में लेकर आ गई, ताकि वो उस देवता को बलि ना चढ़ा पाए और उसकी शक्तियां ना बढ़े। वो यक्षिणी मुझसे ऐसा कह रही थी, और मैं उससे कहने लगा, वो तो ठीक है, तुमने मुझे बचा ली हो, लेकिन उस राक्षस बनी यक्षिणी को रोकना होगा। अगर उसे नहीं रोका गया तो वो इंसानों को मारती रहेगी, वो इंसानों का खून पीती रहेगी। क्या उसे रोकने का कोई उपाय नहीं है? तो कहने लगी, हाँ, एक उपाय है। जब वो ऋषि ने उस यक्षिणी को श्राप दिए थे, तब मैं भी वहीं पर थी। मैं उस ऋषि से माफी मांगने लगी थी। मैं उनसे कहने लगी थी कि इन्हें माफ कर दीजिए, आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। लेकिन वो ऋषि का कहना था, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता। बहुत गिड़गिड़ाने के बाद उनका कहना था कि देखो, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन इस श्राप को कैसे खत्म किया जा सकता है, ये मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारी दुनिया में वो जो सांपों से भरा हुआ तालाब है, उसके बीच में वो जो बड़ा सा टापू है, उसके ऊपर एक पेड़ होगा। वो नीले रंग का पेड़ होगा, जिससे नीले रंग की रोशनी चमक रही होगी, और उसी पेड़ के पत्तों पर वो जो नीले रंग का बूंद होगा, पानी वाला बूंद, चमकता हुआ बूंद, वही पानी का बूंद इसे राक्षसी जीवन से निजात दिला पाएगी। लेकिन ये काम कोई यक्षिणी नहीं कर सकती। इसके लिए कोई इंसान चाहिए, वो भी सच्चा अच्छा इंसान। तभी वो पेड़ अपने पानी के बूंदों को उस इंसानों को देगी। अगर कोई यक्षिणी या कोई बुरा इंसान इस काम को करने की कोशिश करेंगे तो उनकी मौत हो जाएगी। उस ऋषि का ऐसा कहना था। यक्षिणी मुझसे ऐसा कह रही थी, और मैं कहने लगा, मैं ये काम कर सकता हूँ। मैंने शायद आज तक किसी का कोई बुरा नहीं किया है, शायद मैं इस काम को कर सकता हूँ। कहाँ पर है वो टापू, वो तालाब कहाँ पर है? तो वो यक्षिणी कहने लगी, वो तालाब यहीं पर है। अगर तुम इस काम को कर सकते हो तो चलो, मैं तुम्हें वहां पर लेकर जाती हूँ। वहां पर मैं रास्ता बना दूंगी, उस रास्ते से चलते हुए तुम उस टापू पर जाना, और उसमें जो सांप है उससे मैं निपट लूंगी। तुम्हें वहां उस नीले रंग के पेड़ से उसके पत्तों की बूंदे एक शीशे की बोतल में भर कर लानी है। बस तुम्हें ये काम करना है। फिर मैं भी कहने लगा, ठीक है, चलो, मुझे उस तालाब के पास लेकर चलो। वो फिर मेरे हाथ को पकड़ ली और आसमान में उड़ाते हुए एक बड़े से तालाब के पास लेकर आ गई। वहां उस तालाब में सांप ही सांप, जो कि पानी पर तैर रहे थे। और वो यक्षिणी कहने लगी, इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसे मैं निपट लूंगी। उसके बाद उसने अपनी उंगलियां घुमाई और वहां तालाब के ऊपर एक रास्ता बन गया। वो लकड़ियों से एक रास्ता बन गया था, लकड़ियों के फट्टे से रास्ता। और वो कहने लगी, जाओ, इस रास्ते पर से चलते हुए जाओ, मैं इन सांपों को देखती हूँ। वो मुझे एक शीशे का बोतल देते हुए कह रही थी, और मैं भी उस शीशे के बोतल को लेकर उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। वहां कई सांप उछल उछल कर मुझे काटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मुझ तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे।
मैं भी उस लकड़ियों के फट्टे से बने हुए उस रास्ते पर आगे बढ़ता चला गया और इसी तरह मैं उस टापू पर पहुंचा। ये एक बड़ा सा टापू था और उस पर कई सारे पेड़ थे, लेकिन वहां वो जो सबसे ऊंचा पेड़ था, नीले रंग का चमकता हुआ पेड़, मैं उस पेड़ के पास गया और वहां उसकी पत्तियां नीले रंग की चमक रही थी, उससे रोशनियां निकल रही थी और उसके पत्तों पर लटक रही वो बूंदे, ये पानी की बूंदे थी, लेकिन नीले रंग की पानी की बूंदे। मैं उसके पास गया और उसके सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे इंसानों की भलाई के लिए आपके कुछ बूंदों की जरूरत है। कृपा कर आप अपना अनमोल बूंदे हमें प्रदान करें। इतना बोलकर मैं अपना शीशे का बोतल, वो जो यक्षिनी मुझे दी थी, वो बोतल मैं सामने कर दिया और कुछ ही देर बाद उस पत्ते से कुछ बूंदें टपकी थी जो सीधा उसी शीशे के बोतल में जाकर गिरी और मैं उस बोतल के ढक्कन को बंद कर वहां से वापस लौट आया। अब यक्षिनी भी मेरे हाथ में उस शीशे के बोतल को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। उसमें वो बूंदे थी, नीले रंग की बूंदे, और वो यक्षिनी कहने लगी, अब वो राक्षसी बनी यक्षिनी अपने राक्षसी जीवन से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। चलो चलो तुम्हारी दुनिया में चलता हूँ जहां पर वो यक्षिनी रहती है। फिर वो मेरे हाथ को पकड़कर आसमान में उड़ने लगी और वो मुझे उसी जंगल में लेकर आ गए, उसी देवता के पास। वहां पर राक्षसों के देवता थे जो कि पत्थर की मूर्ति के बने हुए थे और वहीं पर बैठी थी वो यक्षिनी, राक्षस बनी यक्षिनी। वो हमें देखते ही काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो मेरे साथ जो यक्षिनी थी इसके ओर घूरते हुए कहने लगी, तुमने बहुत ज्यादा बुरा किया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी और ये दोनों अब आपस में लड़ने लगी थी। वो राक्षसी यक्षिनी इस यक्षिनी के बालों को पकड़कर आसमान में उड़ाकर लेकर चली गई और उसके सर से निकलने वाले वो सांप जैसे दानव, वो इस अच्छी यक्षिनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये भी एक यक्षिनी थी, इसे इतनी आसानी से वो सांप जैसे दिखने वाले जानवर, वो सांप जैसे दिखने वाले दानव नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। वो जैसे ही यक्षिनी को काटने की कोशिश कर रहा था, वैसे ही उसके 2 टुकड़े हो जा रहे थे। लेकिन मैं देख पा रहा था उसके 2 टुकड़े होने के बाद भी वो टुकड़े आपस में जुड़े जा रहे थे। वहां कई सारे सांप जैसे दिखने वाले जानवर के 2 टुकड़े हो रहे थे, लेकिन फिर से वो आपस में जुड़ जा रहे थे। ऐसे ही वो बुरी यक्षिनी अच्छी यक्षिनी से कह रही थी कि तुमने इसे क्यों बचाया, अगर तुम इसे नहीं बचाई होती तो अभी मेरी शक्तियां बढ़ चुकी होती और यकीनन तुम मुझसे हार गई होती। वो ऐसा ही बोलकर आपस में लड़ाई कर रहे थे और तभी वो बुरी यक्षिनी अपने हाथों में एक आग के गोले को ले आया था। पहले तो मुझे लग रहा था कि ये आग का गोला इस अच्छी यक्षिनी पर फेंकने वाली है, लेकिन अचानक से एक झटके में इस अच्छे यक्षिनी के चेहरे के सामने आकर खड़ी हो गई थी, जो मेरे पास ही खड़ी थी। वो अच्छे यक्षिनी के चेहरे पर इस आग के गोले को डालना चाहती थी, उसे जलाना चाहती थी। और तभी मेरे हाथ में वो जो नीले रंग का बोतल था, नीले रंग की बूंदों वाला बोतल, मैं उसे खोला और उसके सर पर डाल दिया, बुरी यक्षिनी के सर पर। वो नीले रंग का पानी जैसे ही उसके सर पर मैं डाला था, उसके सर पर वो जो सांप जैसे दिखने वाले जानवर थे वो अलग होना शुरू हो गए थे। वहां कट कट कर जमीन पर गिरे जा रहे थे और वो यक्षिनी, बुरी यक्षिनी तड़प रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके शरीर का कोई अंग अलग हो रहा है, कोई शरीर का हिस्सा कट कट कर जमीन पर गिर रहा है। वो यक्षिनी तड़पती गई और थोड़ी ही देर में उसके सर पर वो जो सांप जैसे दिखने वाला दानव था वो सारा कटकर जमीन पर गिर चुका था। और फिर उसका रूप बदला। उसका रूप अब बहुत ही ज्यादा सुंदर किसी लड़की का हो चुका था और वो भी बहुत ज्यादा खुश थी। वो अपने शरीर की ओर देख रही थी और वो बहुत ज्यादा खुशी का इजहार करने लगी थी। वहां पे वो जो अच्छी यक्षिनी थी वो भी उसे देखकर खुश हो रही थी और मैं समझ पाया था इसका श्राप अब शायद खत्म हो चुका है। और वो दोनों भी आपस में गले लगकर खुशी का इजहार कर रहे थे। वो कह रही थी कि तुमने मुझे श्राप से आजादी दिलवाई है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अच्छी यक्षिनी जो मेरे साथ पहले से थी वो कहने लगी, मैंने तुम्हें श्राप से आजादी नहीं दिलवाई है, ये इंसान तुम्हें श्राप से आजादी दिलवाई है जिसे तुम मारना चाहती थी। अब वो भी मेरी ओर देखकर माफी मांगने लगी। वो कहने लगी, मुझे क्षमा करना, मैं किसी भी इंसान को या फिर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन मेरा श्राप मुझे
तुम्हें नुकसान पहुंचाने पर मजबूर कर रही थी, मुझे इंसानों को मारने पर मजबूर कर रही थी। अब मैं भी उसे कहने लगा, जो बीत गया वो बीत गया, जाने दो, क्योंकि होने को कोई नहीं टाल सकता। अब वो भी कहने लगी, तुमने मुझे श्राप से आज़ादी दिलवाई है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? धन चाहिए, सोने चाहिए, हीरे जवाहरात चाहिए, क्या चाहिए मांगो, मैं तुम्हें दूंगी। मैं भी हंसते हुए कहने लगा, मैं एक पुलिस वाला हूँ और मेरा काम ही है इंसानों की भलाई करना, लेकिन यहाँ पर तो मैं यक्षिनियों की भलाई कर दिया हूँ। मैं ये हंसते हुए बोल रहा था और वो भी कहने लगी, मतलब कि तुम धन दौलत नहीं लेना चाहते? मैं उसे कहने लगा, नहीं, मुझे धन दौलत की लालच नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम अपना धन किसी को देना चाहती हो तो तुम उसे देना जिनके परिवार वालों को तुमने मारा है। अगर तुम उसे अपना धन दोगी तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। अब वो भी कहने लगी, सच में तुम अच्छे इंसान हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना बोलकर वो अपनी हाथ की उंगलियां घुमाने लगी। उनकी उंगलियों में फिर से नीले रंग की रोशनी चमकी थी और उसके हाथ में एक नीले रंग का चमचमाता हुआ बांसुरी आ गई थी और वो मुझे देते हुए कहने लगी, ये लो, अगर तुम्हें कभी मेरी ज़रूरत पड़े, अगर कभी मेरी याद आए किसी मुसीबत में, एक बार मुझे याद जरूर करना। इस बांसुरी को बजाना और मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगी। वो यक्षिणी मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं भी कहने लगा, ठीक है तो चलता हूँ, अब तुम दोनों भी अपनी दुनिया में जाओ। इतना बोलकर मैं उस जंगल से बाहर आ गया, अपने जीप को लेकर जंगल से बाहर आ गया और सीधा उसी गांव में पहुंचा। अब वहां के गांव वाले भी मुझे देखकर कहने लगे, क्या हुआ सर, उस कातिल का पता चला? क्या वो डायन पकड़ी गई? अब मैं भी उसे क्या बताता। मैं उससे कहने लगा, हाँ, जो भी दोषी था, आप इतना समझिए कि अब वो पकड़ा जा चुका है, अब यहाँ पे इंसानों की मौत नहीं होगी। वो भी खुश थे। फिर मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहाँ भी पुलिस वाले मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ सर, क्या था जंगल में? अब मैं भी उन्हें अपने साथ घटी सारी घटना बताया और वो भी कहने लगे, सच में सर, कोई यकीन नहीं करेगा कि हमारी दुनिया में यक्षिनियाँ भी होती है और वो ऐसे ऐसे काम कर सकती है